कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आज एक बार फिर मैं दीपेंद्र शिवाज। कोरोना संकट काल में अपनी इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कविता की और हमारे विशेषज्ञ मेहमान होंगे जाने माने कथाकार और कवि श्री विजय गौड़। दोस्तों, इस समय हम कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। ये एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये वायरस नया है, इसके लिए अभी तक कोई टीका या दवा नहीं बनी है। ऐसे में मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा जो सबसे कारगर और आसान उपाय बताया गया वो था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ही ना आए, यानी दो व्यक्तियों के बीच शारीरिक दूरी बनी रहे। सरकारों द्वारा सबसे आसान रास्ता था लॉकडाउन का और फिर शुरू हुआ हर देश में लॉकडाउन का सिलसिला। लॉकडाउन ने जहां एक और कोरोना संक्रमण से कुछ हद तक बचाव किया, वहीं दूसरी तरह की बहुत सी दिक्कतें हुई और भारत में तो प्रवासी कामगारों की वापसी की एक अभूतपूर्व घटना घटी। निसंदेह ये मानव समाज का एक बहुत बड़ा संकट है जिसने सभी की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। फिर हमारे साहित्यकार इससे कैसे अछूते रह सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमारी कविताओं में ये कोरोना संकट काल किस प्रकार दर्ज है। इस पर बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ मेहमान हैं जाने माने कथाकार और कवि श्री विजय गौड़। और श्रोताओं, इस समय दूरभाष पर जुड़ गए हैं जाने माने कथाकार और कवि श्री विजय गौड़ जी। विजय गौड़ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, नमस्कार। एक साहित्यकार के रूप में और एक मनुष्य के रूप में भी कि एक बड़ा संकट है। मेरे को जहाँ तक लगता है कोरोना की जो ये महामारी है, ये जहाँ एक तरफ तो एक प्राकृतिक घटनाक्रम है। प्राकृतिक घटनाक्रम इस मायने में कि जो वायरस है वो प्रकृति का एक हिस्सा है और जैसा बहुत स्पष्ट अभी तक ये नहीं हुआ है कि कैसे कहाँ से आया, लेकिन फिर भी ये हुआ है कि ये कुछ अन्य जीवों से और मनुष्य की ओर संक्रमण कर रहा है। जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिस तरह से जो हमारा मनुष्य है उसका डीएनए से पहचानता नहीं है, तो लिहाजा इससे लड़ने की जो क्षमता शरीर में होनी चाहिए वो तुरंत नहीं होती, उस तरीके की एंटीबॉडी नहीं बनती, तो इसलिए ये उसको एक हद तक इफेक्ट कर देता है और मनुष्य बीमार हो जाता है। ये महामारी का जो समीकरण जो बताया जा रहा है मोटे तौर, तो जो प्राकृतिक बीमारी है इसके साथ साथ जो एक कृत्रिम किस्म की बीमारी पैदा हुई है जो दहशत भर रही है, जो मनुष्य को मनुष्य से काट रही है, मुझे लगता है कि हमें उस पर भी चिंता करनी चाहिए। और एक रचनाकार होने के नाते मैं अकेले ही नहीं, मुझे लगता है कि इस जितने भी जो लोग इस तरीके से सोचने समझने वाले लोग हैं जो इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, इस संकट से तो वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि दुनिया जल्दी से जल्दी उबर करके बाहर निकले, लेकिन इसके बरक्स जो एक और बड़ा संकट खड़ा हो जा रहा है जो मानवीय कृत्रिम है, यानी जो एक आपदा महामारी जो प्राकृतिक आ रही है और एक जो कृत्रिम महामारी आ रही है, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर, रोजगार के क्षेत्र पर, शिक्षा के क्षेत्र पर हम तमाम ऑनलाइन माध्यमों से चल रहे हैं, लेकिन क्या क्लासरूम जो माध्यम है उसको रिप्लेस कर सकते हैं? ये इस तरीके का जो संकट हमारे सामने जो हमने तरीके अपनाए हैं इस महामारी से निपटने के लिए, ये उसके कारण पैदा होता हुआ है। इससे कैसे निपटा जाए, ये बड़ा सवाल मेरे को लगता है अब दुनिया के सामने मुंह बाहें खड़ा है। जो हमारे साहित्यकार होते हैं वो अपने समकालीन समाज को और अपने समय को दर्ज करते चलते हैं अपनी रचनाओं में, खासकर कविताओं में कुछ उल्लेख है। देखिए, जो जहाँ तक पूरे साहित्य का जिक्र है तो साहित्य निश्चित तौर पर जो मनुष्य की जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, उनके वजह से, उन संवेदनाओं की वजह से ही हुआ है। मुझे लगता है कि अभी हम इस समय को अगर देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण बात इस समय तो हो रही है कि एक तो खास तौर पर हमारे पास माध्यम बदला है, जो तकनीकी माध्यम आज मनुष्य के हाथ में आया है और सेल्फ पब्लिशिंग की भी स्थिति हुई है। तो न सिर्फ हमने जो स्थापित रूप से जो रचनाकार रहे, बहुत सारे नए रचनाकारों को भी हम देख सकते हैं जो फेसबुक पर लिख रहे हैं, जो ब्लॉग्स पर लिख रहे हैं, जो दूसरी जगहों पर जा करके, और इस पूरी महामारी का जो पूरा संकट एक बार अगर आप सर्वे करेंगे, देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी संवेदनाएं किस तरीके से आपके सामने प्रकट हो रही है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर आपके सामने आई थी कि इस संकट में बहुत सारे जो मजदूर, किसान और जो इस तरीके से बेरोजगार हुए हैं, जिनके पास रोजगार छिना है, तो उनका पलायन भी लगातार इधर से उधर हो रहा। और एक बेटी के द्वारा अपने पिता
कविता को साइकिल में ले जाने का एक घटनाक्रम सूचनाओं में आया था। तो दो महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने हैं, जिनकी दोनों की कविताओं का एक छोटे छोटे हिस्से में आपको सामने रखता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत ढंग से इस बात को कहा है। पहले मैं कृष्ण कल्पित की कविता का एक छोटा सा अंश बात करता हूँ। मैं तुम्हारे तलवों पर जैतून के तेल से मालिश करना चाहता हूँ। जिन हाथों से थामा था तुमने साइकिल का हैंडल, मैं उन हाथों को चूमना चाहता हूँ। यानी ये अपने आप में एक उम्मीदों की, एक दूसरे को समर्थन देने की, ऐसे संघर्षों से निपटने की एक जुझारू शक्ति जो पैदा होती है उसको समर्थन देती है कविता, और ये इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण कविता हो जाती है। ऐसी एक और कविता है शिरीष मौर्य की, जो बहुत चिंता कर रही है इसमें कि कितने दिनों से मनुष्य को पुकारते पुकारते मनुष्य का स्वर नहीं सुना। कितने दिनों से मनुष्य को पुकारते मनुष्य का स्वर नहीं सुना। ईश्वर को पुकारते मनुष्य अब भी सुनाई दे जाते हैं। अचानक मैं डर जाता हूँ कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती और मेरी कोई बेटी नहीं है। आप देखिए कि सिर्फ कविता में इतना गहरा दर्द है, और ये गहरा दर्द जिस कृत्रिमता की हम बात कर रहे हैं उस कृत्रिमता को अपने तरीके से कहता है। विभिन्न संदर्भों से जब आप गुजरते हैं और कविता की किसी एक पंक्ति से जाते हैं, आपने आपसे देखेंगे कि एक जो रचनाकार है वो किस तरीके से इन सारी चीजों को देख रहा है। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि आजादी के आंदोलन के समय पर कविताओं का जो एक छायावादी दौर जिसको हम कहते थे, उस छायावादी दौर में हम देखते थे कि आजादी की जो बातें थी बहुत सीधे सीधे नहीं दिखती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कविताएं उस आजादी के आंदोलन की बात नहीं कर रही थी। तो एक दूसरा तरीका भी हम यहाँ इसी दौर में देखते हैं कि एक तरफ ये संकट है, एक तरफ ये चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं को अपने तरीके से कहने वाले रचनाकार हैं, वो इस चिंता को एक नए नजरिए से देखते हैं। बहुत स्थापित कवियों की बजाय कि जो एकदम नई जो रचनाएं हमारे सामने आ रही है, जिसमें बहुत उम्मीद भी दिखाई दे रही है। एक पूर्णिमा सरंग कोई है जो फेसबुक पर लिखती है, कविता का टुकड़ा देखिए उसका। मन की लिखूं या मन से लिखूं, शब्द सजाऊं या मर्म लिखूं, जीवन एक जटिल पहेली सा, संघर्ष लिखूं या भ्रम लिखूं। यानी जो संघर्ष है, जो इससे निपटने का, वो उसकी बात करें, या जो पूरे के पूरे समाज में एक तरीके का को एक भ्रमित कर देने की स्थितियां पैदा हो गई हैं, वो उसकी बात करें। एक और कविता में वीरू सोनकर एक कवि हैं, युवा कवि हैं, और देखिए एक युवा कवि किस अंदाज में इस बात को और अपने ढंग से कहता है। उसके मन के जो ख्वास है, उसके मन का भीतर जो उल्लास है, जो उसके मन के भीतर जो प्रेम और तमाम चीजें जो भावनाएं होती है। इस दुनिया में सब कुछ धीरे धीरे घटने के अनुशासन में कैद है। इस दुनिया में सब कुछ धीरे धीरे घटने के अनुशासन में कैद है। और ये कितनी सुंदर बात है कि प्रेम भी कैद है इस जल्दी से लील जाने वाली अनुशासन के भीतर। और ये कितनी सुंदर बात है कि प्रेम भी कैद है इस जल्दी से ना बीत जाने वाले अनुशासन के भी। मतलब ये प्रेम की जो एक इच्छा होती है कि बचा रहे, अंत तक बचा रहे। जब हम महामारी के दौर में गुजर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके कारण जो एक सामाजिक असमरसता और दूसरी तरीके की चीजों में दिक्कतें पैदा होती हुई दिख रही हैं, इसके साथ साथ जो एक नए तरीके के समीकरण बन के आ रहे हैं, कवि उसको भी अपने तरीके से देखना समझना चाहता है। एक अच्छे कवि आप हमारे उत्तराखंड के हैं, महेश पुनेठा। आप देखिए उनके यहाँ ये कविताएं अपनी तरीके की चिंताओं के साथ होती हैं, तो वहां पर हम उसका रूप किस तरीके का देखते हैं। उनकी कविता का छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। इतने दूर चले आए नत्थु तुम तगारी उठाने को, उतने दूर चले गए जग्गू तुम भांडे बर्तन मांजने। इतनी शर्म की बात है कि 2/3 सदी गुजर गई, हमें दैनिक मजदूरी के काम भी नहीं जुटा पाए हम तुम्हारे घर के नजदीक। बावजूद इसके कि विकास दर का ग्राफ चढ़ता रहा और बजट घाटा घटता रहा। मतलब एक कवि सिर्फ इस वक्त की महामारी को ही नहीं देख रहा है, इस महामारी के जो इतिहास में भी झांकने की कोशिश कर रहा है कि ये जो संकट है इसकी कृत्रिमता इस रूप में भी देख सकते हैं कि दुनिया के पैमाने पर, ये केवल एक देश की बात नहीं है। जिस तरीके के विकास को हमने देखा समझा, उसमें हम ये देखते हैं कि इस पृथ्वी से लेकर सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जाने की बहुत कोशिशें हैं, लेकिन वो धरती जहां मनुष्य निवास कर रहा है उसे मनुष्य के निवास करने लायक बनाए जाने की जितनी कोशिशें होनी चाहिए थी वो अधूरी है। तो ये जो महामारी है, जो ये प्राकृतिक किस्म की महामारी है, जितनी उसको हम प्राकृतिक तौर पर देख रहे हैं, उसका ये कृत्रिम रूप एक इतना भयावह भी जाता है। महेश की एक और कविता का छोटा सा यहाँ पे एक और देख सकते हैं कि वह भूख ही थी जो उन्हें घर से दूर ले गई। यह भूख ही है
जो उन्हें घर लौटा लाई। वे भूख के हाथों खेल रहे हैं, भरे पेट। इस खेल के बारे में केवल विमर्श किया जा सकता है। कितनी बड़ी बात है कि हम भरे पेट इस खेल के बारे में सिर्फ विमर्श कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जो चिंताएं हैं, ये अपने समय की चिंताएं हैं और इन चिंताओं को चुनौती भी दे रहे हैं। लोग अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और उन चुनौतियों को जो रचनाकार है वो भी अपने तरीके से देख रहा है। उस चुनौती को हम कैलाश मनहर की अगर आवाज में सुने तो देखिए वो बहुत साफ साफ कहते हैं, अपने वातानुकूलित आवासों से बाहर निकलो, राजघाट पर पहुंचो, सड़कों पर निकलो, संसद की ओर निकलो। तुम्हारे नेतृत्व के लिए बाट जो रहे हैं करोड़ों लोग। अपने तमाम अंतर्विरोधों को भूल कर निकलो, बीमारी के भय से मुक्त होकर निकलो, 6 फुट दूर रहते ही निकलो, मास्क और दस्ताने पहनकर निकलो, अगर बची है तनिक भी शर्म। किस तरीके की चुनौतियां वो पेश कर रहा है एक कवि, और ये चुनौती केवल अपने समकालीन रचनाकारों से के साथ ही नहीं है, ये चुनौती वो पूरे हमारे मध्य वर्ग के सामने रख रहा है कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, इस समस्या से निपटने का एकमात्र समाधान है कि वो तमाम तरीके के विभेदों को भुला करके और जो लोग मुसीबतों के दौर से गुजर रहे हैं उनके साथ एका करते हुए आगे बढ़े। तो ये सारी मुझे लगता है कि बहुत उम्मीदों भरी स्थितियां भी पैदा हो रही हैं, जिसमें एक रचनाकार की संवेदनाएं हैं, समाज की जो चिंताएं हैं और जो संकट खड़ा हुआ है उससे निपटने की चुनौतियां हैं। तो ये हिंदी कविता का एक जो स्वरूप जो बन करके आ रहा है, जो फेसबुक और दूसरे माध्यमों में हम देख रहे हैं, वो ये है। चलते चलते सिर्फ इतना, किस मानसिकता के साथ और किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए इस संकट काल में? सीधी सी बात है कि ये महामारी है और इस तथ्य को हमें समझना पड़ेगा कि जब ये विषाणु संक्रमित करता है तो वो हमारे जो सिस्टम है उसको उसमें कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है और उसके कारण हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो यानी अस्वस्थ अगर बहुत ज्यादा लोग अगर हो जाएंगे, तादाद में लोग अस्वस्थ हो जाएंगे, तो जो हमारा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सीमाएं हैं, वो सारे लोग स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो उसका खतरा क्या होने वाला है कि बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा अस्वस्थ हो जाएंगे और उनकी जान के खतरे तक भी बढ़ सकते हैं कि एक आशंका हमारे सामने दिखाई देती रहती है। तो पहला सवाल ये होता है कि जितना हो सके इस पूरे संक्रमण से अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन दूसरी बात साथ साथ ये भी है कि संक्रमण से बचाने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की जो परेशानियां हैं, एक दूसरे की जो तकलीफें हैं, उनसे अपने आप को काट। कहीं कोई आदमी मुसीबत में है, कहीं कोई आदमी को आदमी की जरूरत है, तो वहां पर हमें अपने आप को मतलब अपने आप को सचेत तरीके से, जैसे अभी उनकी उसमें खूबसूरत बात आई थी, आपने देखा होगा कैलाश मनहर जी जो कहते हैं कि 6 फुट दूर रहते हुए निकलो, मास्क और दस्ताने पहन कर निकलो, अगर बची है तनिक भी शर्म। तो यानी कि उस शर्म और लज्जा को हम बचाएं, उस मनुष्यता को बचाएं और उसकी मदद के लिए सामने आए। तो खास तौर पर मुझे लगता है कि ऐसे समय पे हम एक बेहतर मनुष्य के होने का उदाहरण प्रस्तुत करें, और वो बेहतर मनुष्य होने का उदाहरण है कि जब हम मनुष्य को मनुष्य समझेंगे, उसको वर्गों के आधार पर नहीं देखेंगे कि बेशक चाहे वो किसान हो, कामगार हो, किसी भी तबके का आदमी हो, यदि उस किसी भी तरीके की परेशानी में खड़ा हो तो हम उसके साथ इस तरीके से अपनापा रखते हुए उसको संकट से निकालने में मददगार हो सकते हैं। जरूर बात है कि ये एक संक्रमित करने वाला विषाणु है, तो उससे उसके जो कि हम इस बात को जान भी गए, इतने 2 महीने का जो अंतराल लगभग 2-2.5 महीने का बीता है, इस बीच में कुछ चीजें हमने अनुभव से सीख ली है और कुछ चीजें लगातार की जो सूचनाएं हमें मिलती रही हैं, विभिन्न माध्यमों से मिलती रही हैं, उनसे भी हमारे पास एक उसका ढांचा बना है कि हम उसे निपट सके। यही मुझे लगता है कि एक तरीका है संकट से निपटने का वर्तमान में। तो विजय गौड़ जी, आप आकाशवाणी से जुड़े और आपने अपने विचार प्रकट किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कोरोना संकट काल में कविता, इस पर बात कर रहे थे हमारे विशेषज्ञ मेहमान, जाने माने कथाकार और कवि श्री विजय गौड़। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।